तो गाइज ये वीडियो कोई रिवीजन वीडियो या रिकैप वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिफोर फाइनल कॉल के लिए कि क्विज टू एग्जाम जाने से पहले एक बार आप क्विक रिकैप सारे पॉइंट्स आपकी नज़र में होने चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने सब कुछ देख लिया है और जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सब पता है और आप रेडी हो एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए है। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं वही आपके काम आएंगी। ये सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप, एक नज़र में सब कुछ देखने के लिए उस टाइप का है। तो मैं शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगा और सब कुछ एक बार कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारा मेन कंटेंट है वीक 5 से वीक 8 तक होने वाला है और वीक 5 और वीक 8 में क्या क्या कंटेंट है वो उस पर आपको नज़र डाल देता हूँ। वीक 5 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसमें हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कि कोई एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका कोई फंक्शन हो जाता है वाई, तो इससे हम वाई का पीडीएफ कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था, मेरे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो मैंने उसमें 2 स्टेप बताए थे। डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई करना है, डी एक्स बाई डी वाई करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है वाई के टर्म्स में और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेनली इसमें यही है। वीक 5 जो है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है रैंडम वेरिएबल के। वीक 6 में 2 कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था। इसमें इससे बेस्ट क्वेश्चन थे। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नहीं बनाते थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका एरिया 1/एरिया हो जाता था ज्वाइंट। तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें थे। फिर किसी पॉइंट पर हमें मार्जिनल कैलकुलेट करना है या कोई उसी क्वेश्चन में कंडीशनल भी स्टेटमेंट दिया रहता है तो उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। ये वीक 6 का कंटेंट था। वीक 7 का कंटेंट था आईआईडी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ आईआईडी। सम ऑफ आईआईडी पे बेस्ड क्वेश्चन थे और इसमें हमारे इनइक्वालिटीज वगैरह भी थे। तो वो अभी मैं उस पर भी चलूँगा। और वीक 8 में हमने पढ़ा था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, गामा और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इतने ही सारे कंटेंट हैं, इसी पे बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हम एक एक दो दो क्वेश्चंस भी देखेंगे और बस कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए ही ये वीडियो है। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लास्ट में रिवीजन का एक्टिविटी क्वेश्चंस। तो हम 1 मिनट। हाँ, तो मैंने कहा कि सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्टिविटी क्वेश्चंस का। एक्टिविटी क्वेश्चन में अगर आप नहीं भी किए तो उसको सबमिट करिए, सोल्यूशन शो करता है, आप सोल्यूशन देख करके आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सॉरी, एक्टिविटी नहीं, मैं गलत बोल दिया, ट्यूटोरियल वीडियो क्वेश्चंस जो होते हैं। जैसे वीक 5 की मैं ट्यूटोरियल पर एक नज़र डालता हूँ। 3 ट्यूटोरियल्स हैं। पहला में जैसे है वो मैंने बताया था वीक 5 का मेन कंटेंट है ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का दिया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड वाई का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका हमें कैलकुलेट करना है, पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। ट्यूटोरियल 2 की बात करूं तो उसमें कुछ देखते हैं क्या एक्स्ट्रा है। एक्स बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ सो मैं सो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना हमें पता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम एक्स से या जिस फंक्शन से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करके और गिवन रेंज में जो है वो निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करके और गिवन रेंज में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाता है। और वेरिएंस ऑफ एक्स का आपको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। ओके, फाइंड द सीडीएफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे पीडीएफ दिया है और सीडीएफ निकालना है। तो पीडीएफ से सीडीएफ निकालना है, तो पीडीएफ से सीडीएफ निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है और सीडीएफ से पीडीएफ बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें हम ऐसे चेक आंसर्स करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप कर लेना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप जा करके खुद से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। वरना अगर आप यहीं से देखना चाहते हैं तो मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे था क्वेश्चन कि ये था सीडीएफ दिया था और पीडीएफ वाला क्वेश्चन कौन सा था, फाइंड द सीडीएफ। देखिए यहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ है और सीडीएफ निकालना था।
तो इसका इंटीग्रेशन किया है गिवन रेंज में, तो इंटीग्रेशन से हमें मिला है ये CDF। ओके, और यहाँ पे ये मॉड एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो मॉड एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वो प्लस माइनस दोनों रेंज होती हैं। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ट्यूटोरियल 3 हम देख लेते हैं। ट्यूटोरियल 3 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कंबाइन करके वो क्वेश्चन है, जो यूनिफॉर्म के साथ नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको कैसे करते हैं, ये आपने कई क्वेश्चन इससे कई है रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो वीक 5 में टोटल यही है। ओके, हम वीक 6 पे चलते हैं। वीक 6 का कंटेंट मैंने बताया था कि 2 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट, मार्जिनल और कंडीशनल ये चीजें हैं। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि आपको ज्वाइंट PDF दिया रहेगा और उसमें एक अननोन के रहेगा, उस के की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको इसको इंटीग्रेशन करके रेंज फिट करके आपको इक्वल टू 1 करना होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वहां से के की वैल्यू आएगी। ओके, और किस तरह के क्वेश्चन होंगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए विल लास्ट मोर देन मशीन बी। तो मशीन ए विल लास्ट मोर देन मशीन बी, इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने PYQ वगैरह में कराया है। यहाँ पर आपको 2 रेंज लेंगे, ए विल लास्ट मोर देन मशीन बी, तो ए मोर देन मशीन बी है तो ए की फुल रेंज होगी और बी की रेंज होगी लोअर पॉइंट से लेके ए तक, और ए की फुल रेंज होगी। उस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। इंटीग्रेशन के भी कुछ फार्मूले होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लास्ट में उसको कवर कर दूं, थोड़ा सा 2-4 जो मेन मेन इंटीग्रेशन के फार्मूले होते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में क्लिक कर जाए माइंड में। तो यहाँ पर है, ये पर है मार्जिनल। मार्जिनल निकालना मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तो मार्जिन आप निकाल सकते हैं। PYQ वीडियोस देख लीजिए, फुल सोल्यूशन चाहिए तो PYQ वीडियोस देखिए। ये सिर्फ एक क्विक रिकैप या कहिए, या इसको बिफोर द फाइनल कॉल आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए है कि क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, उसके लिए है। XY यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंज दिया हुआ है, फाइंड द ज्वाइंट PDF ऑफ X एंड Y। कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रेंज दिया है आपको, इसका एरिया निकाल के 1 एरिया करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिनल निकालना है एक्स का, मार्जिनल निकालना है एक्स का, आपको आता है यहाँ पर अलग अलग रेंज होंगी। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता लगे रेंज है, उस अलग अलग रेंज में एक्स का मार्जिनल कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसा आने वाला है। ज्वाइंट डेंसिटी निकालना है एक्स एंड वाई का, नहीं ये दिया हुआ है। अब हमें एक्स का निकालना है मार्जिनल डेंसिटी, सेम चीजें हैं, ज्वाइंट मार्जिनल, मार्जिनल और कंडीशनल मैंने बता दिया है, बता चुका हूँ आपको, ये वही है यहाँ पे 6.1 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6.2 ट्यूटोरियल देखते हैं, और 2 ही ट्यूटोरियल है वीक 6 में। तो क्या होने वाला है वीक 6 के ट्यूटोरियल 2 में, और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्वाइंट PDF दिया हुआ है, पूछ रहा है कंडीशनल PDF, सेम चीजें हैं। मार्जिनल डेंसिटी एक्स पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत किया है, PYQ में कराया है और एक्टिविटी में भी कराया है, आप वहां से फुल डिटेल क्वेश्चन देखिए। और अगर आपके पास है अभी मोबाइल या कुछ लैपटॉप पे है, तो आप इसको सबमिट करके इसका सोल्यूशन यहाँ भी देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो वीक 6 यहाँ पे चल खत्म होता है। वीक 7 में क्या क्या कंटेंट है, वीक 7 में जो कंटेंट है वो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन IID पे है बेस्ड, और इसमें है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फार्मूला मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका भी फार्मूला बताऊंगा, और इंटीग्रेशन के भी कुछ फार्मूले बताऊंगा, जो कि आपको बिफोर एग्जाम आपके दिमाग में होने चाहिए। तो वो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ, वीक 7 का मेनली वही है। फिलहाल एक बार ट्यूटोरियल पे नजर डाल लेते हैं, वीक 7 के ट्यूटोरियल पे, वीक 7 का ट्यूटोरियल। तो वीक 7 के ट्यूटोरियल पर नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पॉपुलेशन मीन हैज मीन 5 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रैंडम सैंपल साइज 81 आर टेकन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे जो है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कुछ डाटा दिए रहेंगे और कुछ डाटा को आपको मैनिपुलेट करके निकालना होगा। ये फार्मूला से ही लगेंगे, तो फार्मूला ही मेन है। यहाँ वाला जो ये वेरिएंस का है, कहाँ से कहाँ तक होगा ये लिमिट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी वो फार्मूला बेस्ड है ये भी, और ये भी फार्मूला बेस्ड है। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सैंपल साइज दिया है, लॉ ऑफ वीक, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, WLLN।
पर क्वेश्चन रहेंगे, उस पर भी हम देखेंगे। तो WLLN जो है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, उसका भी फार्मूला देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वीक 7 में। अब वीक 8 पे चलते हैं। वीक 8 का क्या कंटेंट होगा? मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये होगा। देखिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन दिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा होगा। तो आपको पता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कैसे निकालते हैं? ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स PDF इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स, या ऐसे करें ई टू द पावर लैम्डा एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन MDF। ओके, तो ये भी आपने किया है, कुछ नया नहीं है, पता है आपको। तो इसमें ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन S इज इक्वल टू x1 प्लस x2, फाइंड S2। तो यहाँ पे जो होता है, जो IID है उसका जो सम होता है, उसका जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन जो होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि x हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और डिफाइन क्या है, एक फंक्शन s का x1 प्लस x2। तो हमें s का 2 पे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है, मतलब जो लेमडा की वैल्यू 2 होगी। तो पहले हम s का लेमडा निकालते हैं। मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे? अब चूंकि x1 प्लस x2 है और एक x1 का हम काउंट निकालेंगे, और ये जो प्लस है तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं उसका स्क्वायर हो जाएगा x का। तो x का हम कैसे निकालेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स। देखिए ये हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो गई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज टेकिंग वैल्यू इतना से इतना, प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया। देयरफॉर जो लैम्डा होगा एक्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये तो ये आ जाएगा x का MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो s है x1 प्लस x2, तो s का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें हम लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 2 रख के स्क्वायर कर दिया है, तो वो इसी को सिंपल करके जो आया है वो हो गया। x यूनिफॉर्म है, फाइंड द MGF ऑफ सेंट्रलाइज्ड x। सेंट्रलाइज्ड x कहेगा तो आपको इसमें इसका मीन निकाल के इसमें माइनस करना होगा, और माइनस करके फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका ई टू द पावर लैम्डा एक्स करेंगे। ठीक है, x denotes the number that appears on upper face of face die and rolling, find the MGF of centralized x। तो MGF of centralized x निकालना है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 का मीन निकालना होगा, फिर उसमें से माइनस करना होगा, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 1/6 होता है, तो 1/6 कॉमन हो जाएगा, बाकी ई टू द पावर सब उसका जो माइनस करने पे वैल्यूज आएंगी वो सब हो जाएंगी ई टू द पावर लैम्डा एक्स। लैम्डा वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था वीक 8 का। अब ये लास्ट ट्यूटोरियल हम देखते हैं, इसके बाद वीक 7 के फार्मूले पे चलेंगे। यहाँ पे अभी कह रहा है कि IID है, y जो है वो उनका सम का फंक्शन है। तो x हैज द फॉलोइंग, x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो अब यहाँ पे निकालना है FZ, ये दिया हुआ है, बी द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूज CLT टू अप्रोक्सीमेट y इज ग्रेटर देन डेल्टा n। ये निकालना है CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे भी हमने कई क्वेश्चन किए हैं, इसके पहले वाला जो वीक 8 का मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट का डाला है वो आप देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये CLT पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, सारे CLT पे बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ओके, सारे CLT पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो गए खत्म, हम वीक 7 के फार्मूले पे चलते हैं। वीक 7 के फार्मूले पे चलते हैं। देखिए वीक 7 में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पर आपको दिया रहेगा कोई डाटा हो गया 0 0 1 2 1 2
1 2 0 1 ऐसे होगा। तो अब कहेगा इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीरो बताइए, तो जीरो जितने होंगे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 उतना काउंट करके उतना बाई टोटल एन। तो जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी होता है इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जिसका भी आपको पूछ रहा है उसका काउंटिंग अपॉन टोटल काउंटिंग। सैंपल मीन आपको पता है, ओके। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन आता है बात। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या होता है, देखिए कैसे आया ये बता देता हूं, तो फिर भूलने वाली बात नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन म्यू ही होता है। देखिए एक का जो होता है ये हमारा म्यू जो होता है वो कॉमन होता है, और ये बात हो रही है आईआईडी की। तो आईआईडी मान लेते हैं x1 से लेके x10 तक है, n तक है, मान लेते हैं n तक है। तो n टाइम्स हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐड हो जाती है, अगर सब करें और सबको ऐड करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगी n म्यू, n म्यू। लेकिन हमके सबको सम का नहीं है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, हमको मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो मीन में n डिवाइड भी है, तो n डिवाइड है, तो n डिवाइड जब करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ म्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन जो है वो सिर्फ म्यू होता है, ओके। अब वेरिएंस कैसे हो, क्या निकलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल और मीन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n हो गया। ये कैसे हो गया ये देखते हैं। तो जो मीन होता है उसको हम लिख सकते हैं x1 बाई एन, x2 बाई एन, तो कि मीन तो ऐसे लिखते हैं ना सारे को बाई एन होता है, तो इसका मतलब 1 बाई एन से मल्टीप्लाई हुआ है। और एक का जो वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर है तो 1 बाई एन से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें पता है कि जो होता है वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, एक का होगा। अब यहाँ पर n टाइम्स ऑफ ऐड हो रहे हैं, आईआईडी है, तो n इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये n कट जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा। तो इससे आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा कि जो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो म्यू होता है, और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है। एन जैसा इंक्रीज होगा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो होगा, सैंपल मीन होगा और टेंस टू जीरो होगा। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन ये जो है, जिस एन बढ़ेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एन ज्यादा लेंगे तो वेरिएंस जो है सैंपल मीन का जीरो हो जाएगा। द स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन विल डिक्रीज, ओके। सैंपल मीन विल टेक्स वैल्यू क्लोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन मीन, और सैंपल मीन जो है वो क्लोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बात आप समझ में आ गई। सैंपल वेरिएंस, देखिए सैंपल वेरिएंस अलग है और एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन अलग है, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन अलग है, सैंपल वेरिएंस अलग है। तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और सैंपल वेरिएंस क्या है, वो है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि सैंपल है इसलिए एन माइनस वन है, पॉपुलेशन होता तो एन होता। तो सैंपल वेरिएंस ये है डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, पॉपुलेशन वेरिएंस होगा तो डिवाइडेड बाई एन होगा, ओके। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, और ये कांस्टेंट होता है। जो सैंपल वेरिएंस है इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर ही होता है, मतलब वेरिएंस ही होता है। सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन जो होता है एक्स आई फॉर विच ए इज ट्रू एंड एन by divided by n, just like probability, sample proportion is just like probability, okay। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ये काम की चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सैंपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा कि जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है, पी ऑफ ए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो होती है वो पी ऑफ ए होती है, लेकिन वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन है ये, एस ए जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन है, इसका जो वेरिएंस होता है पी ऑफ ए इंटू वन माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन, सक्सेस इंटू फेल्योर बाई एन, ठीक है। तो सैंपल प्रोपोर्शन जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सैंपल प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी ही होती है, और वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो होता है सक्सेस इंटू फेलियर बाई एन, ओके। आगे चलते हैं, कराइए x1 से लेकर रैंडम वेरिएबल है, s जो है x1 का सम है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s जो होगा वो सबका अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम हो जाएगा। पेयर वाइज अनकोरिलेटेड है, अगर वो इंडिपेंडेंट है या अनकोरिलेटेड है तो उनका अगर वेरिएंस निकालेंगे तो वो भी सम हो जाएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट आईआईडी वगैरह दिया है तो वेरिएंस भी सम हो जाता है।
मीन ऑफ सम इज सम ऑफ मीन्स। मीन ऑफ सम, सबका मीन निकाल के सम करें वो, या सम टोटल करके मीन करें, बराबर है। इफ अनकोरिलेटेड वेरिएंस ऑफ सम इज सम ऑफ वेरिएंसेस, इफ द एक्स आई आर इंडिपेंडेंट दे आर आल्सो अनकोरिलेटेड। ये सब बातें हो गई। स्केलिंग करेंगे, अगर ए से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में ए से होगा और वेरिएंस में होगा ए स्क्वायर से, पता है आपको। ओके, तो अब आ जाता है सैंपल मीन बराबर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बाई एन, ये ठीक है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का जहां यूज होगा वहां लिखा रहेगा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जो सैंपल मीन हमारे पास होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन है उससे उसकी दूरी नापी जाती है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे एक्स बार हमारा सैंपल मीन है और वाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मीन है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो किसी एक कांस्टेंट जो डेल्टा है उससे बड़ा या छोटा होगा। तो उससे बड़ा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है सिग्मा स्क्वायर अपन एन डेल्टा स्क्वायर, और उससे छोटा होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, उससे छोटा होने की, तो ये हो जाएगा साइन उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपन एन डेल्टा स्क्वायर। तो आपको मेनली ये याद रखना है सिग्मा स्क्वायर अपन एन डेल्टा स्क्वायर इधर होगा, और यहाँ पर टोटल जो चीज भी होगी सिग्मा होगी। यहाँ पर कुछ और मत मिला देना, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा है, डेल्टा है, सॉरी ये डेल्टा है, डेल्टा है ये, और ये होता है डेल्टा स्क्वायर अपन एन सॉरी फिर से गलत बोल दिया, ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपन एन डेल्टा स्क्वायर, और ये डेल्टा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि बर्नौली का जो है कहाँ लाई करता है, विद प्रोबेबिलिटी मोर देन इतना, सैंपल मीन कहाँ लाई करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सैंपल मीन कहाँ लाई करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सैंपल मीन कहाँ लाई करेगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्क्रीट वाला था और ये कंटिन्यूअस वाला है यूनिफॉर्म, ये करली ब्रेसेस है तो ये डिस्क्रीट का है और ये कंटिन्यूअस का है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका सैंपल मीन कहाँ लाई करेगा। तो इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। इस वाले पेज में 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, एक बर्नौली है, 2 यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का एक डिस्क्रीट वाला है, एक कंटिन्यूअस वाला है और एक नॉर्मल है। तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रहेंगे, एक बर्नौली, 2 यूनिफॉर्म, एक कंटिन्यूअस, सॉरी 2 यूनिफॉर्म एक नॉर्मल। ओके, यूनिफॉर्म 2 क्या है, एक डिस्क्रीट है, एक कंटिन्यूअस है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें याद कैसे रखना है, इसमें याद रखना है कि जो सैंपल मीन लाइज करेगा, ये जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सैंपल मीन यहाँ से यहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ लाई करेगा, तो वो क्या होता है, वो सभी में माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कांस्टेंट है, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। लेकिन बर्नौली में होता है पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा, केवल बर्नौली में होता है पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा, बाकी तीनों में माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा रहेगा। तो ये याद रहेगा, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, बर्नौली में पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा होता है। उसके बाद आइए, सभी में मोर देन लगा हुआ है, मोर देन सब में है, मोर देन प्रोबेबिलिटी, मोर देन प्रोबेबिलिटी, मोर देन सभी में है, मोर देन, ग्रेटर देन, ओके, और सभी में 1 माइनस है, ये सभी याद रखना, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है, मोर देन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस सभी में है। सभी के डिनोमिनेटर में एन डेल्टा स्क्वायर है, एन डेल्टा स्क्वायर है, एन डेल्टा स्क्वायर है, एन डेल्टा स्क्वायर है। इतनी चीजें जो कॉमन है वो तो याद रख लेना है, उसको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर जो अनकॉमन है वो मैं बताऊंगा। तो बर्नौली में भी है, बर्नौली में पी माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा के बीच में सैंपल मीन लाई करेगा, सैंपल मीन मतलब एक्स बार हमारा लाई करेगा। बाकी यूनिफॉर्म का चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, उसका सैंपल मीन माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच लाई करेगा, नॉर्मल का भी माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच लाई करेगा, और प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन 1 माइनस, इतना कॉमन है। डिनोमिनेटर में एन इंटू डेल्टा स्क्वायर, एन इंटू डेल्टा स्क्वायर, एन इंटू डेल्टा स्क्वायर कॉमन है। अब आते हैं बर्नौली में अलग क्या है, बर्नौली में हो जाएगा ऊपर p इंटू 1 माइनस पी, 2 ही चीजें बर्नौली में होती हैं, p और 1 माइनस पी, उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, खत्म, नीचे एन डेल्टा स्क्वायर है ही। ओके, अब आते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में डिस्क्रीट है अगर तो माइनस एम से प्लस एम तक होगा, ऐसे दिया होगा -5 से +5, -2 से +2, माइनस एम से प्लस एम, तो ये जो है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 और लग जाएगा एन डेल्टा स्क्वायर के साथ में, तो m इंटू एम प्लस 1 बाई 3,
यूनिफॉर्म में होगा m इंटू एम प्लस 1/3। ओके, नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में कुछ नहीं होगा, सिंपल सिग्मा स्क्वायर होगा, नीचे एन डेल्टा स्क्वायर है, ऊपर सिग्मा स्क्वायर क्योंकि इसमें नॉर्मल में जीरो और सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो जीरो की कोई मतलब नहीं है, सिग्मा स्क्वायर सीधे उठा के यहाँ रख देना है। और यूनिफॉर्म अगर कंटिन्यूअस है तो ये यहाँ भी 3 लगा था, डिस्क्रीट वाले में भी यहाँ भी 3 लगेगा, और वहाँ पर m इंटू एम प्लस 1 था, और यहाँ पर कंटिन्यूअस में a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 नहीं होगा, a स्क्वायर हो जाएगा सीधा, माइनस a से प्लस a रहेगा, तो a स्क्वायर अपन 3 एन डेल्टा स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बर्नौली का लाई करेगा p माइनस डेल्टा और p प्लस डेल्टा, इस डाटा से आपको डेल्टा मिलेगा, ये डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ से आपको डेल्टा मिलेगा, बाकी सब में माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा है, सीधा सीधा डेल्टा मिल जाएगा। बर्नौली में आपका p माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा है, बर्नौली का p दिया रहेगा तो वहाँ से माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा आपका निकल जाएगा यहाँ से। ओके तो यहाँ पे जो है मोर देन 1 माइनस सब में कॉमन है, डिनोमिनेटर में एन डेल्टा स्क्वायर सभी में है, सिर्फ यूनिफॉर्म में नीचे 3 है, दोनों यूनिफॉर्म जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस उसमें 3 एन डेल्टा स्क्वायर है, बाकी सब में सिर्फ एन डेल्टा स्क्वायर है। और ऊपर में बर्नौली में p इंटू 1 माइनस पी है, और यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में m इंटू एम प्लस 1 है, नॉर्मल में सिर्फ सिग्मा स्क्वायर है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में a स्क्वायर है। तो मतलब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में सब में है, बर्नौली में p इंटू 1 माइनस पी है, नॉर्मल में सीधे सिग्मा स्क्वायर है, और यूनिफॉर्म में एम प्लस 1 है डिस्क्रीट में, और कंटिन्यूअस में a स्क्वायर है। तो ये चीज़ ऐसे याद हो गई आपको। वीक 7 के इतने फार्मूले थे, याद हो गए। अब हम एक बार कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले देख लेते। तो इंटीग्रेशन में एक इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, वैसे क्वेश्चन में जहाँ दिया रहता है, जहाँ जरूरत होती है, तो एक जो कॉमन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एक्स की पावर n का होता है एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1, सी से हमें नहीं मतलब है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होगा तो 1 का हो जाता है dx का x हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री वाले के यूज नहीं है अभी हमारे क्वेश्चन में। और मेनली हमें आता है e की पावर x का e की पावर x होता है, और दो चीज़ें मेनली जानने वाली है, एक फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे e टू द पावर x/2 अगर है तो इस तरह का इंटीग्रेशन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, पहले हम e का फंक्शन का करते हैं, इसका हो जाएगा e टू द पावर x/2, फिर इनटू करके 1 अपॉन dy/dx करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का, तो इसका फंक्शन का होगा डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर x/2। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करके देख लें कि वो चीज़ आ रही है कि नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर x/2, और x/2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर आ जाएगा e की पावर x/2। तो इस तरीके से होगा, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद 1 अपॉन उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दूसरे फंक्शन का। और दूसरा जो एक है वो जरूरत पड़ती है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कोई एक फंक्शन है u और v, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम कैसे करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है u डॉट u मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, मतलब पहले करेंगे u इंटू वी का इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u प्राइम डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v, और इसमें u और v, u हमारा फर्स्ट होता है और v हमारा सेकंड फंक्शन होता है। इसको भी डिसाइड करने के लिए एक नियम है आइलेट रूल, आइलेट रूल, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले इसकी इस प्रायोरिटीज है, इस तरह के फंक्शन रहेंगे तो पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है लॉगरिथमिक, अगर वो है तो फर्स्ट होगा। ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्री, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से ये करेंगे। तो इतना ही रखता हूँ, इसमें सिर्फ आपको मैंने वीक 1 से वीक 5 से वीक 8 तक का एक झलक दे दिया कैसा आएगा एग्जाम में, और इससे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, प्रॉपर
क्वेश्चंस के लिए आप पीवाईक्यू वीडियो या एक्टिविटी वीडियो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियोस लोड कर दिए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एग्जाम में 2 पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा अपने पहले दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि आता हुआ फिर गलत हो जाता है, तो दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। और दूसरा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट पहले खत्म कर लेना। लास्ट के 15 मिनट में रिवाइज करना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं कोई गलत टिक तो नहीं मार लग गया, कहीं कुछ गलत छूट तो नहीं गया, तो 15 मिनट पहले जरूर एग्जाम को रिवाइज करना। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।